हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको जानकारी है अच्छे से कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी मेंस में समाजशास्त्र की कक्षाएं रेगुलर पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी है और यूनिट नंबर 4 में कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और इसमें मैंने आपको पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण तीन चीजें पढ़ा दी थी। आज लास्ट इसका टॉपिक है। लास्ट टॉपिक से मतलब यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक नहीं है। भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो 4 प्रक्रियाएं थी उसमें चौथा जो टॉपिक है वो है लौकिकीकरण। इसको हमको आज देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आप ये समझ जाइए कि आखिर लौकिकीकरण क्या है। देखिए, लौकिकीकरण इसका इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, सेकुलराइजेशन या सेकुलर होना। इसलिए लौकिकीकरण को हम दूसरे शब्दों में लिख देते हैं धर्म निरपेक्षीकरण। धर्म निरपेक्षीकरण। अब देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो एक शब्द है वो आपने भारतीय संविधान में पढ़ रखा है, राज्य के संदर्भ में पढ़ रखा है कि एक पंथ निरपेक्ष होने के नाते राज्य किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देगा। यहाँ पर लौकिकीकरण शब्द या धर्मनिरपेक्षीकरण समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम देखेंगे और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एम.एन. श्रीनिवास का ये कहना है कि जो लौकिकीकरण है, लौकिकीकरण को आप समझना चाहें तो ये समझ जाएं कि कोई भी कार्य, इस कार्य की व्याख्या पहले किस आधार पर होती थी। बहुत पहले की यदि हम बात करें तो प्रत्येक कार्य की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती थी, यानी हर एक कार्य को धर्म से जोड़ा जाता था, वो चाहे प्राकृतिक हो या मानव द्वारा किया गया कार्य हो, जिसमें प्राकृतिक कार्यों की व्याख्या तो धर्म के आधार पर ही होती थी। जैसे बाढ़ यदि आ जाती है तो बाढ़ का प्रकोप ईश्वर का प्रकोप माना जाता था, या कुछ भी अमीर होना गरीब होना ये सब क्या है, ये भाग्य और ईश्वर। यानी कुल मिलाकर के हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। यदि धर्म के आधार पर देखें तो धर्म के आधार पर ही क्या किया जाता था, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती थी। देखिए, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो कार्य के पीछे क्या कारण है, तो पहले कार्य के पीछे जो कारण बताया जाता था उसको धर्म के साथ जोड़ करके बताया जाता था। आज क्या हो चुका है, आज उसकी व्याख्या धर्म के आधार पर ना करना क्या है, इसी को ही बोला जाता है लौकिकीकरण। सरल भाषा में आप समझ जाएं इसको, यदि लौकिकीकरण आपको परिभाषित करने को आ जाए, 3 मार्कर में लिखने को आ जाए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले जिन कार्यों की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती थी, आज उन कार्यों की व्याख्या धर्म के आधार पर ना करते हुए किस आधार पर करना, बात तो ये आती है कि धर्म के आधार पर हम नहीं कर रहे हैं तो करें किस आधार पर, तो किस आधार पर करेंगे हम उसको, हम करेंगे उसे तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। जब किसी कार्य की व्याख्या की जाती है और हम उसकी व्याख्या में धर्म को छोड़ देते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लौकिकीकरण या सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा कि लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण ये लगभग एक जैसे शब्द हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन चूंकि अभी आपको यहाँ पे लौकिकीकरण पढ़ना है तो आप उसको उस दृष्टिकोण से ही समझिए कि धर्म के आधार पर व्याख्या ना करते हुए क्या करना है, तर्क और बुद्धि के आधार पर किसी भी कार्य की व्याख्या करना है या कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना है। चलिए डेफिनेशन देख लें। स्टेटमेंट, विल्बर्ट मूर की बात करें, विल्बर्ट मूर का ये कहना है कि मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संबंध में तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना।
यानी मूर साहब का ये बोलना है कि धर्म की जगह क्या आ जाएगा, तार्किक भाव आ जाएगा, अर्थात धार्मिक विश्वासों तथा क्रियाओं का स्थान क्या ले लेंगे, गैर धार्मिक विश्वास और क्रियाओं द्वारा ले लेना ही क्या कहलाता है, लौकिकीकरण कहलाता है। कुल मिलाकर के क्या है, एक सीधी सी लाइन में कि धर्म के स्थान पर जो व्याख्या की जा रही है, ये जो धर्म है इसकी व्याख्या हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और व्याख्या कैसी हो जाएगी, गैर धार्मिक व्याख्या। ठीक है, देखिए गैर धार्मिक व्याख्या से मतलब ये नहीं है कि किसी भी धर्म का अपमान किया जा रहा है, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि व्याख्या करने में धर्म का सहारा नहीं लिया जा रहा है, और किसका सहारा लिया जा रहा है, तर्क का सहारा लिया जा रहा है, तार्किक व्याख्या। ठीक है ना, तर्क जो होता है वो बुद्धि पर आधारित होता है, वैज्ञानिक शोध पर आधारित होता है, विज्ञान के कई सारे नियमों पर आधारित होता है, जिसे हम यदि मौका पड़े तो हम उसे साबित कर भी सकते हैं। ऐसी व्याख्या क्या होती है, तार्किक व्याख्या कहलाती है। तो ये विल्बर्ट मूर का स्टेटमेंट इसको लेकर के, लौकिकीकरण को लेकर के। नेक्स्ट देखें एम एन श्रीनिवास। देखिए लौकिकीकरण की व्याख्या या बोला जाए कि लौकिकीकरण का सिद्धांत श्रीनिवास ने नहीं दिया। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आधुनिकीकरण की अवधारणा है वो भी श्रीनिवास ने नहीं दी है। जो 4 प्रक्रियाएं हैं, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, इन 4 में से ये जो 2 अवधारणाएं हैं ये श्रीनिवास की हैं। बाकी की जो अवधारणाएं हैं, आधुनिकीकरण और ये लौकिकीकरण, ये श्रीनिवास ने अवधारणा नहीं दी है। चलिए देखें श्रीनिवास क्या लिख रहे हैं। श्रीनिवास बोलते हैं कि लौकिकीकरण शब्द में यह बात निहित है कि जिससे पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जाता है। तो इनका भी स्टेटमेंट वही है कि हम जिन चीज़ों को पहले धर्म के साथ जोड़ते थे उसे अब धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे। दूसरा ये लिखे कि लौकिकीकरण का दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, बुद्धिवाद, क्योंकि बुद्धि से ही क्या है, तर्क का जन्म होता है, और बुद्धि और तर्क से ही किसी बात को साबित किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है और वो इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है जो असाधारण है। तो यदि हम अंधविश्वास के आधार पर चलेंगे तो हम ये बोल देते हैं कि भाई इसको भूत प्रेत लग गया है या कुछ भी इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन उसके स्थान पर कोई साइकेट्रिस्ट आता है और उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते हुए उसका इलाज कर देता है, तो ये क्या है, ये तर्क और बुद्धि के आधार पर किया जाने वाला कार्य है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ये तो एक सामान्य उदाहरण था। तो कुल मिलाकर के क्या है, धार्मिक आधार पर व्याख्या नहीं करना है, और व्याख्या कैसे करना है आपको, तर्क और बुद्धि के आधार पर। इसी को ही क्या बोला जाता है, लौकिकीकरण। चलिए ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा आप श्रीनिवास की लिख सकते हैं, विल्बर्ट मूर की भी लिख सकते हैं, और या जो आप अपने तरीके से, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि व्याख्या कार्य कारण संबंधों की व्याख्या का आधार धार्मिक ना होकर के कैसा रहेगा, तार्किक और बौद्धिक आधार पर रहेगा। इसी को ही लौकिकीकरण कहा जाता है, या इसी को ही धर्मनिरपेक्षीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लौकिकीकरण की विशेषताएं। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात क्या है, धार्मिकता में कमी। ये अभी हमने देख लिया है कि लौकिकीकरण में क्या होता है, धर्म की व्याख्या कम होने लगती है, या धर्म का प्रभाव, धर्म की व्याख्या तो नहीं, धर्म का जो प्रभाव है धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और जिन चीजों की व्याख्या धर्म के आधार पर की थी हम उसे धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। दूसरी बात करें वैज्ञानिकता। देखिए जैसे जैसे धर्म का प्रभाव कम होगा, धर्म को रिप्लेस एक ही कहना चाहिए कंसेप्ट करता है, और वो है साइंस। साइंस जैसे जैसे बढ़ेगा, साइंस बढ़ेगा तो क्या होगा, तर्क का प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। क्योंकि धर्म तर्क और बुद्धि से तो चलता नहीं है, धर्म किस पर चलता है, धर्म चलता है विश्वास व्यवस्था पर। ठीक है ना,
जैसे यदि हम मानते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर है, लेकिन विज्ञान विज्ञान ये बोलता है कि जो आपके सामने नहीं दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो विज्ञान का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा, धर्म का प्रभाव वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। तो जो लौकिकीकरण है उसमें क्या होने लगता है, वैज्ञानिकता बढ़ने लगती है और धर्म का प्रभाव घटने लगता है। नेक्स्ट बात करें, ये एक तटस्थ अवधारणा है। तो देखिए वैज्ञानिक अवधारणा जो रहेगी ना वो तटस्थ ही रहेगी। अब बात आती है कि तटस्थ क्या है। इसके पहले मैं पश्चिमीकरण में आपको तटस्थ का बता चुका हूं। तटस्थ से मतलब यह है कि इसमें अच्छाई या बुराई का भाव निहित नहीं है, यानी वो अवधारणा जो अच्छाई और बुराई से परे है वो अवधारणा कैसी कहलाती है, तटस्थ अवधारणा कहलाती है। और उसी को ही बोला जाता है वैज्ञानिकता, यानी विज्ञान में अच्छाई और बुराई कुछ भी नहीं जुड़ी होती है। नेक्स्ट, विभेदीकरण। देखिए जब लौकिकीकरण होता है तो विभेदीकरण होने लगता है। अब बात यह आती है कि विभेदीकरण क्या है। विभेदीकरण को आपको नकारात्मकता के साथ नहीं जोड़ना है। विभेदीकरण से मतलब ये हो जाता है कि कार्य करने के जो तरीके हैं उनमें विभेद हो जाता है और उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं रहती हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे विभेदीकरण में आप देखें यदि तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इनसे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग अस्तित्व में आ जाती हैं। ठीक है, एक आप और जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें जोड़ दिया न्यायिक। ये भी देखिए बहुत पहले की यदि हम बात करें तो बहुत पहले राजा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या था, एक राजा था और वो ये सारे कार्य संपादित करता था। इन सारे कार्यों को लेकर के वो जो निर्णय देता था वो निर्णय एक साथ देता था, यानी राजा अर्थ से संबंधित निर्णय भी वही ले रहा है, न्याय भी वही कर रहा है, राजनीति भी कहना चाहिए कि कहाँ आक्रमण करना है कहाँ नहीं करना है उसका कार्य भी वही कर रहा है, सामाजिक जीवन का संचालन करता भी वही है और धार्मिक जीवन का भी संचालन करता वही है। लेकिन आज लौकिकीकरण के दौर में ऐसा नहीं है। आर्थिक कार्यों का संचालन करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे भारत में यदि हम बात करें तो क्या है, वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंक का संचालन करता है, इसका संचालन अलग होगा। ठीक है, न्यायिक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, निर्वाचन होता है और सत्ताधारी दल आता है, विपक्ष भी बैठता है, उसके बाद राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। तो जो विभेदीकरण शब्द है, विभेदीकरण शब्द यही स्पष्ट करता है कि अलग अलग कार्य में विभेद होना। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठता पर जोर देना। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो शब्द होता है वस्तुनिष्ठता और दूसरा शब्द क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। और ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी। जब हम किसी भी घटना की व्याख्या वस्तुनिष्ठता के आधार पर करते हैं तो उसमें हम अपने व्यक्तिगत विचारों का इनपुट नहीं करते हैं और जैसा है वैसा ही लिख देना या वैसा ही बता देना क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता कहलाती है। लेकिन जब हम किसी भी घटना का वर्णन या किसी भी कार्य का वर्णन करते समय अपने विचारों को उसमें समावेश कर देते हैं और उसका मूल्यांकन करने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो व्यक्तिनिष्ठता कहलाती है। तो लौकिकीकरण कैसी अवधारणा है, लौकिकीकरण जो अवधारणा है वो वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। कुल मिलाकर के इसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों का उसमें जोड़ नहीं करेगा, स्वयं के विचारों को उसमें समाविष्ट नहीं करेगा। लौकिकीकरण में जो जैसा है वैसा उसमें लिख दिया जाता है या वैसा उसका वर्णन कर दिया जाता है, क्योंकि विज्ञान उसी पर ही चलता है। विज्ञान कभी अच्छाई और बुराई पर नहीं चलता है और विज्ञान हमेशा किस पर चलता है,
वस्तुनिष्ठता पर ही चलता है और इसके साथ विज्ञान के साथ हमारे स्वयं के जो विचार होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं। विज्ञान में आपने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, तो जब आप प्रैक्टिकल लैब में पहुंचते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, तो जैसा आप देखते हैं वैसा लिख देते हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं। तो लौकिकरण की घटना कैसी है? वस्तुनिष्ठता पर आधारित है। नेक्स्ट, भावुकता का महत्व ना होना। अब देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम न्याय की बात करते हैं, न्याय, तो न्याय करते समय जो कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो जिला कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ जो भी किसी भी व्यक्ति पर या संस्था पर कोई आरोप लगाया गया है और उसको लेकर के तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, दोनों ओर से वकील खड़े रहते हैं, तो वहाँ आप देखना भावुकता का कोई भी महत्व नहीं होता है। कोई भी कार्य इस आधार पर उचित नहीं कर सकते हैं, या कोई अपराध है कि भाई वो अपराध चूंकि वो गरीब है तो उसे माफ कर दिया जाए, या कोई भी इस प्रकार की भावुकता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लौकिकीकरण में क्या एक्सेप्टेबल होता है? तर्क, तार्किक आधार पर उचित और अनुचित केवल वही एक्सेप्टेंस है। भावुकता के आधार पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। इसलिए लौकिकरण की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भावुकता का महत्व नहीं है। धर्म भी कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ता है? भावुकता के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट, तर्क और बुद्धिवाद का महत्व, इसको लेकर के हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं कि चाहे न्यायालय की प्रक्रिया हो या आर्थिक प्रक्रिया हो या राजनीतिक प्रक्रिया हो, हर जगह क्या होता है? तर्क और बुद्धिवाद का महत्व होता है। जैसे आर्थिक प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम में, यानी कराधान प्रणाली में, हमेशा ही क्या करती है? तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके ही टैक्सेशन या कोई नया टैक्स लगाना या पुराना टैक्स को वापस कर लेना या टैक्स की दर में चेंजेस कर देना, कुछ भी। तो कोई भी प्रणाली होगी, जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर बहुत सारे निर्णय कहना चाहिए कि जारी करते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं? तर्क और बुद्धि पर ही आधारित होते हैं। यहाँ भावुकता का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो आधुनिक ज्ञान, यानी कि जो लौकिकीकरण है वो किस पर आधारित है? आधुनिक ज्ञान पर आधारित है। कुल मिलाकर के ये परंपरागत ज्ञान पर आधारित नहीं है, क्योंकि देखिए परंपरागत ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के साथ जुड़ता ही है, या किसी प्रथा के साथ जुड़ जाएगा, या किसी क्षेत्र की संस्कृति के साथ जुड़ जाएगा। आधुनिक जो ज्ञान है वो किस पर आधारित है? वो आधारित होता है विज्ञान पर। इसलिए लौकिकीकरण में केवल और केवल आधुनिक ज्ञान का ही महत्व है, इसके अलावा और किसी ज्ञान का महत्व नहीं है। चलिए, तो ये क्या था? ये था लौकिकीकरण की विशेषताएं। इसके पॉइंट्स आपको याद रखना है, और पॉइंट्स जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ उसको थोड़ा याद रखें, और पॉइंट्स में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे तर्क, बुद्धि, आधुनिक ज्ञान, इनमें आप वर्णन अपने तरीके से कर सकते हैं, बस गलत वर्णन नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्र में ये एक आपको छूट होती है कि आप अपने तरीके से अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लौकिकीकरण है उसको प्रोत्साहित करने वाले आखिर कौन कौन से कारक हैं, यानी वो कारक जो लौकिकीकरण को या धर्मनिरपेक्षीकरण है उसको क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करते हैं। पहली बात, औद्योगिकरण और नगरीकरण। अब देखिए औद्योगिकरण और नगरीकरण की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये जो नगरीकरण हुआ है ये औद्योगिकरण के चलते ही हुआ है। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा गांव है, उसमें यदि इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री लगने से क्या होता है? आसपास के लोग आने लगते हैं, उस जगह रहने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है? आधारभूत संरचना का विकास होता है और वो गांव किस में कन्वर्ट हो जाता है? नगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण की जो घटना होती है ये कहीं ना कहीं कैसी होती है? साथ साथ होती है। अब नगर में लोग रहेंगे, उद्योग में काम करेंगे, तो यहाँ बहुत सारी जाति धर्मों के लोग काम करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री है,
उसमें वैकेंसी आती है, सर सपोज हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री है, उसमें श्रमिकों की आवश्यकता है, तो श्रमिक की जब वैकेंसी आएगी तो जाति और धर्म के आधार पर तो आने से रही, वो तो योग्यता के आधार पर ही आती है। जो श्रमिक चाहिए है वो किस प्रकार का चाहिए है, कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक चाहिए पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों ने धीरे धीरे क्या किया कि औद्योगिकरण और नगरीकरण ने लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि योग्यता का ही केवल और केवल यहाँ परीक्षण होगा, और जो जितना योग्य होगा उसे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम मिल जाएगा। और लोग यहाँ जाति धर्म को भूल गए और कहीं ना कहीं क्या होने लगे, वो जो योग्यता है उस योग्यता को कहना चाहिए कि ज़्यादा मूल्यांकन होने लगे। दूसरी बात करें हम पश्चिमीकरण। अब देखिए पश्चिमीकरण हम पढ़ चुके हैं इसको। पश्चिमीकरण का तात्पर्य क्या है कि जो पश्चिमी देश हैं उनका प्रभाव। अब पश्चिमी देश का जो प्रभाव है वो हमारे मूल्य विचारों पर भी पड़ा है, जैसे स्वतंत्रता, समानता। ये जो भाव है, ये भाव एक्चुअली देखा जाए ये सब क्या है, ये तार्किक भाव है। ये कैसा भाव है, ये तार्किक भाव है, स्वतंत्रता और समानता। तो पश्चिम का जो दर्शन था, पश्चिम के दर्शन ने हमारे देश में कहीं ना कहीं क्या किया है, उस जो लौकिकरण की जो व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया है। तो जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण केवल खान पान और रहन सहन में नहीं आया, वो मूल्य और विचारों में भी आया। नेक्स्ट बात करें आधुनिक शिक्षा प्रणाली। देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसी है, ये विज्ञान आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें बिना रिसर्च के, बिना बुद्धि के, बिना तर्क के कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आप केजी क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोई भी सिलेबस उठा लेंगे, वो क्या होता है, तर्क और बुद्धि और विज्ञान पर ही आधारित होता है या फिर साहित्य पर आधारित होता है। तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, लोगों ने उसे ग्रहण किया, सभी जाति और धर्म के लोगों ने उसे ग्रहण किया। आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने से जो उनके अंदर रूढ़िवादिता थी, धीरे धीरे क्या होने लगी, वो रूढ़िवादिता कम होने लगी। लोगों ने विज्ञान के महत्व को समझा, साथ ही साथ ये जो महत्व है समानता का, इसी के साथ साथ निपुणता का, योग्यता का, इसका महत्व समझा। तो इन चीजों ने क्या किया, लौकिकरण को क्या किया, प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट यातायात संचार के साधन। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे हम बात करें आधुनिकीकरण की, स्वतंत्रता के समय ही देखिए क्या हो गया था, यातायात संचार के साधन इनका प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता के बाद और भी यातायात और संचार के साधन बढ़े, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे, ठीक है, गांव से नगर पहुंच गए, नगर से कहाँ पहुंच गए, महानगर, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में ये जो थे, इन्होंने बहुत सारे जाति धर्म के लोगों को क्या किया, एक साथ मिलाया, लोग बड़े स्थान पर पहुंचे, नवीन शिक्षा ग्रहण करी और नवीन विचारों को उन्होंने अपनाया। तो जो परंपरागत भाव था धीरे धीरे धर्म का, वो उनमें कहीं ना कहीं क्या होने लगा, कम होने लगा। नेक्स्ट धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। आपने भारत का इतिहास पढ़ा ही हुआ है, और भारत के इतिहास में आपको मालूम है कि कई सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। उन्होंने क्या किया, देश में हमारे जो भी रूढ़िवादिताएं थी उन सबको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे राजा राममोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, ना जाने ऐसे कितने लोग थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कहना चाहिए संगठन बनाए, और उन संगठन से क्या किया, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कुरीतियां थी इनमें, बुरी चीजें थी, उनको दूर करने का प्रयास किया और समाज को सुधारने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो धर्म के अंदर जो रूढ़िवादिता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। नेक्स्ट बात करें सरकारी प्रयास की। अब देखिए सरकारी प्रयास से मतलब ये है कि जब लोकतंत्रात्मक सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, सरकार, यदि हम बात करें 1950 से लेकर के आज तक की यदि हम चर्चा कर लें, तो बहुत सारे नए नए कानून बन गए हैं। जैसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1954-1955 का,
दहेज के विरुद्ध अधिनियम बन गया, ठीक है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम बन गया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बन गया। ऐसे कई सारे कानून बन गए जिसके चलते क्या हो गया कि वो जो परंपरागतता थी उस परंपरागतता को समाप्त किया जाने लगा और लोगों को किस ओर मुड़ा, आधुनिकता की ओर मुड़ा, यानी कि लौकिकरण की ओर मुड़ा। जैसे अनुच्छेद 17 बना दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई, और साथ ही साथ क्या किया, हमारे देश को क्या किया गया, हमारे देश को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है यही अपने आप में क्या है, लौकिकरण का एक बहुत बड़ा साधन है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की भूमिका। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि कानून को पास करना, तो जो लॉ होता है, कोई भी लॉ को बनाना और संसद में उसे पास करना, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पर होती है, सबसे बड़ी क्या जिम्मेदारी किसकी है, राजनीतिक दलों की है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो हमेशा ही किसको समर्थन देते हैं, लौकिकरण को समर्थन देते हैं। कोई भी राजनीतिक दल कोई सी भी अंधविश्वास को समर्थन कभी देते हुए आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विभिन्न धर्मों की उपस्थिति। अब देखिए भारत में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध लोग हैं, जैन लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो लौकिकरण का प्रोत्साहन इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके विचारधाराएं भी कैसी हैं, अलग अलग हैं। इसलिए आवश्यकता किस चीज की पड़ गई कि धर्मनिरपेक्ष समाज की आवश्यकता पड़ गई कि भाई यदि हम धर्म के आधार पर करने लगेंगे तो हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हम किस किस आधार पर कार्य करेंगे। इसलिए क्या किया गया कि इस बात पे जोर दिया गया कि धर्म के आधार पर कार्य ना किया जाए और कार्य किस आधार पर किया जाए, तर्क और बुद्धि के आधार पर या विज्ञान के आधार पर या मानवीयता के आधार पर कार्य किया जाए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। आज के दौर में क्या है, जो सोशल मीडिया ने हर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इसलिए सोशल मीडिया ने लौकिकरण को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। सोशल मीडिया से ही लोगों तक मैसेज पहुंचता है। लोग सोशल मीडिया से आजकल ज्यादा प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया में फैक्ट चेक होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य जिसको लेकर के कभी कुछ अंधविश्वास सामने आ गया तो सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक करके लोग बता देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है इसको लौकिकरण को प्रोत्साहित करने में। चलिए ये क्या हो गया, ये हो गया लौकिकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लौकिकरण कारण भारतीय समाज में आखिर क्या परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। तो लौकिकरण के कारण भारतीय समाज में जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है उसका जो कहना चाहिए वर्णन है वो कौन करते हैं, वो करते हैं M.N. श्रीनिवास। सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि हमारे देश में पवित्रता और अपवित्रता इसके भाव में अंतर आ चुका है। अब सबसे पहली बात तो याद आती है कि आप पवित्रता और अपवित्रता समझ लें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। देखिए पवित्रता जो शब्द है वो सामान्य रूप से धार्मिक कार्यों को लेकर के जुड़ा हुआ है। जैसे किसी भी धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य होता है, तो जैसे हम हिंदू धर्म की यदि बात करें तो कोई घर में धार्मिक कार्य है तो बिना नहा धोए वो नहीं हो सकता है। उस धार्मिक कार्य को लेकर के एक वस्त्र विशेष प्रकार के रहते हैं, विशेष प्रकार के मंत्र रहते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं। ये सब क्या कहलाता है, पवित्रता की श्रेणी में सम्मिलित होता है। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी भी जगह आप जाएंगे, जब उसमें आप प्रवेश करेंगे तो पवित्रता का आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, अपवित्रता की। हालांकि पवित्रता देखिए कई सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, धर्म के साथ, जो धर्म से संबंधित कार्य है उनके साथ वो जुड़ी हुई है। जैसे पूजा पाठ में हम परंपरागत वस्त्र, जैसे हिंदू धर्म का यदि कोई पूजा पाठ है
तो पजामा कुर्ता पहन करके या धोती कुर्ता पहन कर या महिलाएं साड़ी पहन करके बैठती हैं, लोग उस समय जीन्स टी शर्ट पहन करके नहीं बैठते, क्योंकि वो पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ कार्य है। दूसरी बात करें हम अपवित्रता की। अपवित्रता जैसे कि किसी का कहना चाहिए किसी की डेथ हो गई है और शमशान में उसे जला करके हम घर वापस लौट रहे हैं, तो जब हम शमशान में पहुंचते हैं तो वो अपवित्रता हमारे साथ जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। और शमशान में किसी को जलाने के बाद आप बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है, नहा करके ही क्या होगा, वो पवित्रता आ जाएगी। तो देखिए, पवित्रता और अपवित्रता का भाव हमारे देश में धर्म के साथ साथ किसके साथ जुड़ गया था, जाति के साथ जुड़ गया था। अब जाति के साथ अपवित्रता का जो भाव जुड़ा हुआ था उसमें कई सारी चीजें थी। एक तो क्या था कि उच्चता और निम्नता जाति में जो थी उसका निर्धारण पवित्रता और अपवित्रता से होता था। इसके अलावा व्यवसाय कि कौन सा व्यवसाय ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पवित्र है, कौन सा व्यवसाय कैसा है, अपवित्र है। इसके अलावा भोजन, जैसे कच्चा और पक्का भोजन के निम्न जाति के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन, कच्चे भोजन से मतलब है रोटी सब्जी, तो निम्न जाति के हाथ से बना हुआ कच्चा भोजन उच्च जातियों के लोग ग्रहण नहीं किया करते थे। हर एक जाति संरचना में इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसके अलावा विवाह, अलग अलग जातियों में विवाह, निम्न जाति और उच्च जाति में विवाह नहीं हो सकता। और ये सबसे ज्यादा किसमें था, अस्पृश्यता में था सबसे ज्यादा, यानी कि छुआछूत में था। तो ये अपवित्रता की कैटेगरी थी। इसके भाव में क्या हो चुका है, अब अंतर आ चुका है। उसके पीछे कई सारे कारण है, जैसे अब लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं और ये मान के नहीं चलते, जैसे कि किसी के छू लेने से कोई अपवित्र हो जाए तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं है, आधुनिक शिक्षा लोगों ने ग्रहण कर ली है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या हो चुका है, लॉ भी बन चुका है, कानून भी बन चुका है अस्पृश्यता को लेकर के। तो इन चीजों के भाव में क्या हो गया है, कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है। अब उच्च जातियों के जो लोग हैं, पहले वो जिन व्यवसायों को अपवित्र कहा करते थे, जैसे चमड़े का व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय, वो स्वयं उस व्यवसाय को करने लगे हैं। तो ये पवित्रता अपवित्रता के भाव में क्या हो गया है, अंतर आ गया है। नेक्स्ट, जीवन चक्र और संस्कार व्यवस्था में परिवर्तन। देखिए, जीवन चक्र की यदि हम बात करें तो जीवन चक्र को डिफाइन कई सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक, और इसी के अंतर्गत समृद्ध है कि सुबह आप जब सोकर के उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो की जाने वाली एक एक क्रिया, वो पहले की जो क्रियाएं होती थी किसके साथ जुड़ी रहती थी, वो धार्मिकता के साथ जुड़ी हुई रहती थी, ठीक है ना। सूर्योदय के पहले उठ जाना, पूजा पाठ कर लेना, या बहुत सारी चीजें थी। खाने के पहले धार्मिक क्रिया, खाना कितने बजे खाना है, या कोई भी कार्य, ये सब जो जीवन चक्र था वो कैसा बना हुआ था, वो धर्म के साथ बना हुआ था। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, हिंदू धर्म में संस्कार व्यवस्था थी, और संस्कार व्यवस्था में टोटल 16 संस्कार हुआ करते थे। आज क्या है, आज वो संस्कार कैसे हैं, वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, या इसके अलावा विवाह संस्कार बचा हुआ, या अंतिम जो होता है 13वीं वाला संस्कार, ये सब बचे हुए हैं। बाकी सारे संस्कार क्या हो चुके हैं, पहले की अपेक्षा अब लगभग खत्म हो चुके हैं। तो जो मनुष्य का जीवन चक्र है, आज लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, तो इसके चलते और लोग क्या करने लगे हैं, इन चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और टाइम वेस्ट मानते हैं, और ये मान करके चलते हैं कि इन चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है। आज यदि हम बात करें तो जाति के स्थान पर क्या हो चुका है, वर्ग व्यवस्था समाज में आ चुकी है, और वर्ग व्यवस्था में ही उच्चता और निम्नता का निर्धारण होता है। खास तौर से जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र में क्या है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति ज्यादा है, उसका ही सम्मान ज्यादा होता है, लोग उसको ही उच्च मान करके चलते हैं।
और जाति से वैल्यूशन क्या होने लगा है, कम होने लगा है। अंतरजातीय विवाह भी संपन्न होने लगे हैं। छुआछूत का जो भाव है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुका है, पहले ऐसा नहीं रहा। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय की जो संरचना है इसमें परिवर्तन आ चुका है। अब देखिए, ग्रामीण समुदाय जो था वो ग्रामीण समुदाय पहले 100% परंपरागत समुदाय था, 100% परंपरागत समुदाय था। आज क्या हो चुका है, देखिए ग्रामीण समुदाय के लोग भी बाहर निकल आए हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख करके वो गांव पहुंच रहे हैं और उनकी जो परंपरागत अवधारणा है वो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को समझा रहे हैं, जैसे बाल विवाह है उसके लिए समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दा प्रथा, दहेज, इनके विरुद्ध आवाजें उठा रहे हैं, ठीक है, जाति के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो इसके चलते, इसके अलावा क्या है, ग्रामीण समुदाय को सरकार ने क्या कर दिया है, वहाँ आधुनिकीकरण कर दिया है, ठीक है, अच्छी अच्छी सड़कें बना दी हैं, इंडस्ट्रीज बना दी हैं। तो ग्रामीण समुदाय की जो सामाजिक व्यवस्था है वो अब क्या हो चुकी है, वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो परिवार और विवाह पर प्रभाव। अब देखिए, लौकिकरण के पहले परिवार की यदि हम बात करें तो जो परिवार व्यवस्था है, आपको मालूम है कि भारत में क्या है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार आज किस में कन्वर्ट हो चुका है, नाभिकीय परिवार में कन्वर्ट हो चुका है। उसके पीछे और भी कारण है, ठीक है। लौकिकरण के चलते क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो उद्योग और नगर के चलते लोग गांव से निकल के नगर में आ गए और संयुक्त परिवार किस में कन्वर्ट हो गया, नाभिकीय परिवार में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा विवाह, विवाह में आपको जानकारी है ही सही, लव मैरिज बढ़ चुकी हैं। पहले विवाह क्या था, धार्मिक संस्कार। आज की डेट में क्या है, उतना नहीं बचा है। पहले विवाह 3 दिन का होता था, अब जल्दी ही उसको समाप्त किया जाता है, ठीक है। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी हैं, लोग बिना विवाह के साथ में रह रहे हैं, जिसको लिव इन रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। लोग डिवोर्स की पार्टी कर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। तो ये विवाह व्यवस्था में परिवर्तन बहुत ज्यादा आ चुका है। नेक्स्ट, धर्म की परंपरागत अवधारणा में अंतर। तो धर्म की जो परंपरागत अवधारणा थी वो क्या थी, पहले हर क्षेत्र में जुड़ी हुई थी, हर क्षेत्र में। आज क्या हो चुका है, उन क्षेत्रों में जो हर क्षेत्र की थी धर्म की अवधारणा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अब उसमें कमी आती आ रही है और लोग बिना धार्मिक कार्य किए ही क्या कर रहे हैं, जैसे आजकल मैरिज करने के लिए भी लोग सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है, और कहना चाहिए कोर्ट मैरिज करके और अपने घर वापस आ जाते हैं। तो धर्म की जो बहुत ज्यादा एक परंपरागत अवधारणा थी, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, अब कमजोर हो रही है। तो ये भारतीय समाज में आने वाला परिवर्तन था, किसके चलते, लौकिकरण के चलते। तो ये लौकिकरण के साथ ही भारतीय समाज में भारत में सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाज में वर्ग और उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग संघर्ष, ठीक है। चलिए, तब तक आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करते रहें। समाजशास्त्र का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आपको एक पढ़ने के अलावा उसका रिवीजन भी एक बहुत आवश्यक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।